मेन काम है वो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ ऐसी यूनिट्स हैं डिस्टेंस को मेज़र करने की, जो यूनिट्स हम बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने डिस्टेंस मेज़र करना है अर्थ से लेके मून तक या अर्थ से लेके सन तक। जब कोई नियरेस्ट स्टार है या गैलेक्सीज का डिस्टेंस मेज़र करना है तो उसके लिए हम कौन से यूनिट्स को यूज़ करेंगे वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने सबसे पहले नाम 1 पे लिखा हुआ है, नंबर 1 पे लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या चीज़ है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये वो यूनिट है विच इज इक्वल टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ सन से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक जितना भी डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे। इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 10⁻11 मीटर्स, अप्रोक्सीमेट 1.5 10⁻11 मीटर्स। सेकंड हमारे पास है लाइट ईयर। तो व्हाट इज लाइट ईयर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम 1 लाइट ईयर कहेंगे। अगेन इट इज अ बिगर यूनिट देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट टू मेजर द बिगर डिस्टेंसेस। अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्योंकि ये डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस को हम कहेंगे लाइट ईयर। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज ए यूनिट टू मेजर द बिग डिस्टेंसेस। तो क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है कि लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक साल में उसको हम लाइट ईयर कहेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला आप याद रख लो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब हो गया 1 लाइट ईयर। तो स्पीड की लाइट होती है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम का मतलब एक साल में, अगर हम एक साल को कैलकुलेट करें सेकंड्स में हमने कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। अब डेज को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 365 डेज। 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स। तो ये सेकंड्स हो गया। देखो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो भी इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 9.46 10⁻15 मीटर। तो इसको भी आप रफली याद कर सकते हो 9.5 10⁻15 मीटर। तो देखो इट इज द मच बिगर यूनिट देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 10⁻11 था, तो लाइट ईयर में 10⁻15 मीटर है। तो ये बात आपने यहाँ पे ध्यान देनी है। इसके बाद हमारे पास एक और यूनिट भी है जिसको हम कहते हैं पार्सेक। तो मैं पार्सेक भी आपको यहाँ पे एक बार डिक्टेट कर देता हूँ कि व्हाट इज 1 पार्सेक। दिस इज द बिगेस्ट यूनिट टू मेजर द डिस्टेंसेस। जो पार्सेक यूनिट है वो लाइट ईयर से भी बड़ी है। तो पार्सेक का मतलब क्या हो गया? दिस इज पार्सेक। पार्सेक। तो पार्सेक का मतलब क्या हो गया? देखो कि अगर हमारे पास कोई डिस्टेंस है, कोई आर्क है, कोई सर्कल है, सपोज कर लो ये दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, ये कोई 2 स्टार्स हैं और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हमारे पास 2 स्टार्स हैं या 2 पॉइंट्स हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो मैं वहां पे फिर से आपको रिपीट कर दूं कि व्हाट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो मान लो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, स्पेस में 2 पॉइंट्स हैं और दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर ये वाली आर्क किसी पॉइंट पे कुछ एंगल बना रही है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, सपोज करो दिस एंगल इज 1 सेकेंड। देखो एंगल सेकंड्स में भी होते हैं, मिनट्स में भी होते हैं, आपने डिग्रीज में सुने होंगे। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स को कन्वर्ट करेंगे हम डिग्रीज में, रेडियंस में भी करेंगे। अगर 1 AU लॉन्ग आर्क सबटेंड्स एंगल 1 second at a point, then this distance
लेट इट बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है, सपोज करो ये सर्कल है और यहाँ पे सेंटर है और ये आर्क है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और इसकी जो लेंथ है दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट ओ हो गया, बीच में एंगल कितना हो गया, 1 सेकंड का हो गया। तो बेसिकली दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जितना ये डिस्टेंस होगा ए से लेके ओ तक, ए से लेके ओ तक, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे 1 पार्सेक, 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक इज द बिगेस्ट यूनिट टू मेजर द बिग डिस्टेंसेस। तो अगर इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो आर्क अपॉन रेडियस, इसमें हम क्या करेंगे, एंगल हमारे पास कितना है यहाँ पे, एंगल इज 1 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू आर्क इज 1 AU, और रेडियस को हम क्या मान चल रहे हैं, दिस इज 1 पार्सेक डिस्टेंस। तो हमने तो पार्सेक निकालना है, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 AU अपॉन 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास, अब इस एंगल को हम कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ी सी डेरिवेशन है। अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास फार्मूलाज हैं, जैसे 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स। तो ये आपको सबको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं। तो अगर हमारे पास ये 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं तो 1 सेकंड कितने बराबर हो गया, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स। तो इसके बाद हमारे पास जो 1 मिनट है, दिस इज 1 मिनट, MIN डॉट, दिस इज 1 मिनट, 1/60 डिग्रीज, 1/60 डिग्रीज। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्रीज। इसके बाद 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो ये भी आपने फार्मूला याद रखना है, ये कन्वर्जन है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्रीज, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। सारी वैल्यूज हम फिल करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 AU। तो 1 AU की वैल्यू हमने ऊपर लिखी थी यहाँ पे 1.5 10⁻11 मीटर्स। तो 1 सेकंड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 1/60 मिनट्स। तो दिस इज इक्वल टू 1.5 10⁻11 मीटर्स, 11 मीटर्स। तो 1/60 यहाँ पे मिनट है, और 1 मिनट में कितने डिग्रीज हो गए, 1/60, और 1 डिग्री में कितने रेडियंस हो गए, पाई अपॉन 180। तो अगर मैं सब कुछ कैलकुलेट करूं, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सब कुछ करने के बाद जो हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा, दिस इज इक्वल टू 3.1 10⁻16 मीटर। तो दिस इज द बिगेस्ट यूनिट टू मेजर द बिग डिस्टेंसेस। तो हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को फाइंड किया 1.5 10⁻11 मीटर्स। लाइट ईयर को हमने यहाँ पे लिखा था 1 लाइट ईयर, दिस इज इक्वल टू 9.5 10⁻15 मीटर्स, एंड लास्ट में हमने 1 पार्सेक भी फाइंड आउट कर लिया 3.1 10⁻16 मीटर्स। इसके बाद हमारे पास एक दो इनके रिलेशंस होते हैं, वो रिलेशंस को भी हम देखते हैं कैसे हमने फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास रिलेशन है द रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर, द रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर। अब ये रिलेशन हम फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर। तो जब ऐसे रिलेशंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे, पार्सेक एंड लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मैं आपको एक सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी भी आप उसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। पार्सेक एंड लाइट ईयर, इसमें एक बात आपको याद रखनी है, दोनों में से जो भी बड़ी क्वांटिटी है उसको पहले लिख लो आप। तो पार्सेक और लाइट ईयर में जो बड़ी है दिस इज पार्सेक। तो पार्सेक किसके कितने डिस्टेंस के बराबर है, 10⁻60 मीटर्स, और लाइट ईयर कितने बराबर है, 9.5 10⁻15 मीटर्स। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, 1 पार्सेक इज इक्वल टू दिस मच एंड लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस मच। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा, डिवाइडिंग बोथ। तो बड़ी क्वांटिटी ऊपर रखनी है, छोटी नीचे रखनी है,
1 parsec upon 1 light year is equal to 3.1 10 raised to power 16 meters and 9.5 10 raised to power 15 meters both मीटर। डेसिमल यहाँ पे भी एक डिजिट को छोड़ के यहाँ पे भी, तो 31 अपॉन 95 10 रेज टू पावर ऊपर पावर 16 है नीचे 15 है, तो 16 माइनस 15, जो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ऊपर वाली तो पॉजिटिव है लेकिन नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी। तो 31 अपॉन 95 10 रेज टू पावर 16 में से 15 को माइनस जब कैलकुलेट करोगे 310 अपॉन 95 दिस इज अप्रोक्सीमेट 3.26। तो रिलेशन आपके पास ये बन गया 1 parsec is equal to 3.26 लाइट। तो दिस इज द कन्वर्जन, यू कैन डू मोर कन्वर्जन लाइक दिस। आप रिलेशन बना सकते हो पार्सेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, आप रिलेशन को बना सकते हो लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। करना ये है कि जो बड़ी क्वांटिटी होगी वो ऊपर रखनी है, जो छोटी क्वांटिटी होगी वो नीचे रखनी है, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करके जो आएगा तो ये न्यूमिनेटर इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं, दिस इज न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर इज इक्वल टू दिस मच इनटू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर 1 पार्सेक था, डिनोमिनेटर 1 लाइट ईयर था, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो दिस आर द कन्वर्सन। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास जो मेथड्स हैं डिस्टेंस को, ये तो यूनिट्स हो गई, इसके बाद मेथड्स आएंगे कि हम कौन से मेथड को यूज करके कौन सा डिस्टेंस बड़ा डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं 2-3 मेथड्स बताऊंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं और पेपर में जिनके आने के चांसेस होते हैं, वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मेथड्स हैं, इनको हम इनडायरेक्ट मेथड्स भी कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड्स टू कैलकुलेट डिस्टेंसेस, कैलकुलेट rather bigger distances। तो बिगर डिस्टेंसेस को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें जो फेमस मेथड हैं, जैसे नंबर 1 पे हम बात करते हैं लेजर मेथड, LASER, लेजर मेथड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर मेथड। अब देखो लेजर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है एम्प्लीफिकेशन by stimulated, E for emission of radiation, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, ये मेथड हम यूज करते हैं जो बहुत ही दूर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लाइट को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकते हैं और लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। हम वो टाइम नोट कर लेते हैं कि हमने लाइट को उसके ऊपर थ्रो किया और लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ गई। अगर हमारे पास वो टाइम कैलकुलेटर से या टाइमर से वो हम टाइम को फाइंड आउट कर लें, उसको मेजर कर लें, देन वी कैन मेजर कि वो कितनी जो दूर ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है या उस ऑब्जेक्ट का हमारे से कितना डिस्टेंस है। लाइक दिस, कि जैसे ये हमारे पास कोई लेजर गन है, सपोज दिस इज द लेजर गन, ये लेजर गन है, तो लाइक दिस इज द लेजर गन, तो यहाँ से लाइट गई है, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट। सपोज करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज करो मैं यहाँ पे छोटा सा क्यूब बना रहा हूँ, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये लाइट गन है, दिस इज लाइट गन। तो लाइट यहाँ तक गई और टकराने के बाद फिर से वो वापस यहाँ तक। अगर हमें टाइम मिल जाए, तो टाइम अगर हमें मिल जाता है कि सपोज करो हम टाइम टेकन को मान लेते हैं t यहाँ पे, और डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो डिस्टेंस को हम यहाँ पे मान लो s मान लेते हैं। हमें डिस्टेंस नहीं पता और हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ s। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस टोटल लाइट ने ट्रेवल किया, s डिस्टेंस लाइट गई होगी और s डिस्टेंस ही लाइट वापस भी आई होगी, तो ये जाने का डिस्टेंस, ये वापस आने का डिस्टेंस, तो इसको मैं 2s ले लेता हूँ।
अब लाइट की बात हो रही है तो स्पीड ऑफ लाइट आप सभी जानते हो, स्पीड ऑफ जो लाइट होती है इसको हम सी से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला जो हमारे पास स्पीड का है, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला आपने 9th या 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। तो डिस्टेंस तो हमारे पास था 2s, यहाँ पे 2s में लिख दिया। स्पीड की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास c थी, टाइम हमारे पास t था, तो आई कैन फाइंड एस c मल्टीप्लाई t अपॉन 2। तो दिस इज द मेथड, दिस इज द कैलकुलेशन हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए फार लाइंग ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लेजर मेथड। तो अगर मैं c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, टाइम मैंने टाइमर से नोट किया, मैं उसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो उसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके जो भी आपके पास कैलकुलेशन आएगी, आंसर आएगा, दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अस, जहां से हमने लाइट को थ्रो किया था। तो ये तो एक मेथड हो गया, लेजर मेथड। इसके बाद हमारे पास ऐसे ही इसी ढंग के 3 मेथड और भी हैं। आपको थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि वो 3 मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं। नंबर 1 तो लेजर हो गया, लेजर मेथड हो गया। इसी प्रकार का सेकंड हमारे पास मेथड और भी है जिसको हम कहते हैं रडार मेथड, RADAR। तो इसको हम कहेंगे रडार मेथड। तो रडार की जो फुल फॉर्म होती है, दिस इज द रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो दिस इज द फुल फॉर्म। तो रेडियो का मतलब यहाँ पे अगेन रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स की उतनी ही स्पीड होती है जितनी लाइट की है, लाइट का ही एक पार्ट है रेडियो वेव्स। तो उनकी हेल्प से डिटेक्ट करना और उसकी रेंज को फाइंड आउट करना। ऐसे करो, सपोज करो कि कोई एरोप्लेन है, एनिमी कंट्री का फाइटर जेट हमारी सीमा में घुस गया आके, तो हमारे जो रडार सिस्टम होते हैं ऑटोमेटिक हैं, वो सारे एक्टिवेट हो गए। तो सपोज करो कि ये हमारा रडार सिस्टम है, मान लो ये हमारा रडार सिस्टम है, दिस इज रडार। तो ये हमारा रडार सिस्टम है। तो एरोप्लेन, सपोज करो कि ये कोई एरोप्लेन है लाइक दिस इज। अब एरोप्लेन तो अच्छा नहीं बना, एरोप्लेन है ये कोई एरोप्लेन है, सपोज करो दिस इज एरोप्लेन या फाइटर जेट है, लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है। अब इसका डिस्टेंस हमने मेजर करना है। तो यहां से हम ये रेडियो वेव्स को छोड़ेंगे, यहां से टकराने के बाद रेडियो वेव्स वापस आएंगी। तो मान लो ये डिस्टेंस अगेन इसने एस कैलकुलेट हम करना चाहते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना है, फाइटर जेट का या एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना है। तो लाइट को या रेडियो वेव्स को हमने थ्रो किया, टकराने के बाद रेडियो वेव्स वापस आ गई सिस्टम के पास। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो अगेन आपके पास कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस आपके पास हो गया s प्लस s इज इक्वल टू 2s। टाइम हमारे पास है, हमने कैलकुलेट कर लिया, टाइमर लगे हुए हैं, तो टाइम टेकन वो हमें मिल गया t है। तो स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स या स्पीड ऑफ, अगर मैं लाइट यहाँ पे लिख दूं तो बेटर रहेगा, c। तो फॉर्मूला तो वही है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 2s था, टाइम हमारे पास t था, स्पीड को मैं c लिख लेता हूं यहाँ पे। तो 2s मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t इंटू सी या c इंटू टी। तो आई कैन कैलकुलेट s की वैल्यू क्या रही होगी। तो अगर हमारे पास t की वैल्यू मिल जाती है, c हमें पता होता है, अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो वी कैन फाइंड वो जो जेट प्लेन है या एरोप्लेन है वो हमसे कितनी दूर है। तो ये सेकंड हो गया रडार मेथड। इसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड है इको मेथड। अब इको हम यूज करते हैं, दिस इज नॉट द एक्यूरेट मेथड, बट इको मेथड कई बार आपने देखा भी होगा, फिल्मों में भी देखा होगा या खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कहीं हम हाई माउंटेन वाली जगह पे जाते हैं, सैर करने जाते हैं, तो वहां पे अगर हम आवाज लगाते हैं कि हम माउंटेन्स के बीच में है, हमारा जो रूम है होटल का वो माउंटेन्स के बीच में है, इस तरफ भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इस तरफ भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं,
हम आवाज लगाएं किसी चोटी पे खड़े होके दूर से, तो वो आवाज टकरा के फिर से हमें सुनाई देती है। तो इस मेथड को तो हम इको कहते हैं। तो इको के लिए ये एक कंडीशन जरूरी होती है। चलो मैं तो ये बात यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा कि जो आवाज हमने छोड़ी या लगाई या थ्रो की, वो हमारे कान में 0.1 सेकंड तक रहती है। अगर सेकंड आवाज 0.1 सेकंड के बाद हमें फिर से सुनाई देती है, तो फिर हमें इको फील होता है। हमें ऐसा फील होता है कि हमारी ही आवाज हमें फिर से सुनाई दे रही है। लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड साउंड का टाइम हमें सुनने का 0.1 सेकंड से कम होगा, तो फिर देयर विल बी नो इको, कोई इको नहीं होगी। तो ये एक बेसिक कंडीशन है कि टाइम बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिपीटेड साउंड शुड बी मोर देन 0.1 सेकंड। अब इको मेथड तो नेचुरली बता दिया मैंने कि साउंड की ही हेल्प से हम मेजर करेंगे, एक रफ डिस्टेंस मेजर करेंगे। जैसे अगेन दिस इज द सपोज माउंटेन एंड हम यहाँ पे हमारी पोजीशन यहाँ पे है, आवाज लगाएंगे, आवाज टकरा के वापस आएगी, डिस्टेंस एस। तो बात वही होगी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वही मेथड है। तो डिस्टेंस 2s हो गया, टाइम t हो गया। लेकिन यहाँ पे स्पीड है, हम लाइट की नहीं कंसिडर करेंगे, साउंड की कंसिडर करेंगे। ये बात एक थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो स्पीड ऑफ साउंड आप मान के चलो कि 332 मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि एक सेकंड में जो हमारी आवाज है नॉर्मल कंडीशंस पे 332 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कई बुक्स में 340 भी लिखा होगा, अबाउट 332.5 इसकी लगभग एग्जैक्ट वैल्यू है। तो मैं 332 मान के चल रहा हूँ। एक सेकंड में 332 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है हमारी जो साउंड है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकंड, दिस इज मीटर पर सेकंड। तो दिस इज 2 s अपॉन 2 t। तो दिस इज 2s इज इक्वल टू 332 मल्टीप्लाइड t। तो हमारे पास s आ गया 332 मल्टीप्लाइड t अपॉन 2। तो अगर हमें अगेन टाइम मिल जाता है कि रिपीटेड साउंड हमें कितने टाइम के बाद हमें फिर से हियर हुई है, तो वो टाइम की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि वो जो माउंटेन होगा हमारे सामने एक छोटा सा, तो वो हमसे रफली कितनी दूर होगा। तो दिस इज द थर्ड मेथड। फोर्थ भी लगभग इसके बराबर का ही है, जिसको हम कहते हैं सोनार मेथड। तो सोनार मेथड आपने नाम सुना होगा, सबमरीन्स में यूज होता है। जो पनडुब्बियां होती हैं, पनडुब्बियां कोई चट्टान कितनी दूर है या कोई जहाज पहले का कोई गिर गया, उसको फाइंड आउट करना है, उसको डिटेक्ट करना है। तो ये साउंड वेव्स थ्रो करती हैं, सुपरसोनिक वेव्स थ्रो करती हैं। तो वो जो सुपरसोनिक वेव्स थ्रो करती हैं, जब टकरा के वापस आती हैं सिस्टम के पास, तो वहां से डिटेक्ट हो जाता है कि वो जो चट्टान है या कोई आइसबर्ग है या कोई पुराना किसी जहाज का मलबा पड़ा हुआ है, वो हमसे कितनी दूर है। तो अगेन साउंड ही यूज करेंगे। तो उसकी जो स्पीड होगी 332 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस जाना टकरा के वापिस आना, तो डिस्टेंस s प्लस एस 2s। टाइम मेजर हो जाता है, बड़े बड़े टाइमर्स लगे होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, 2s अपॉन t। तो 332। अच्छा, एक बात हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे, कि पानी के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बढ़ जाती है। एयर में तो इन एयर जो स्पीड है साउंड की, v फॉर स्पीड, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दिस इज 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इन वाटर इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इन वाटर जो v की वैल्यू, दिस इज 1140 मीटर पर सेकेंड। तो जितना मीडियम डेंस होता जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे एयर में स्पीड ऑफ साउंड थी 332 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लगभग 332 मीटर। लेकिन अगर यही डिस्टेंस वो पानी में ट्रेवल करती, तो वो फिर 332 ना करती, एक सेकंड में 1440 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती। इसी प्रकार अगर मीडियम इससे भी डेंस हो जाए, जैसे स्टील है, तो उसमें डिस्टेंस और भी बढ़ जाएगा पर सेकंड। उसमें रफली मोर देन 5000 मीटर, 5 किलोमीटर एक सेकंड में अगर और डेंस मटेरियल हो जाता है, लाइक स्टील या सम मेटल्स। तो हम पानी की बात कर रहे थे कि सोनार क्योंकि पानी में ही यूज होगा। बड़े बड़े ओशंस में आइसबर्ग कितना दूर है, या कोई
जहाज कितना दूर है पड़ा हुआ है, तो उसके लिए फिर हम ये वाली स्पीड यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 2s टाइम इज t, लेकिन स्पीड में यहाँ पे पानी के अंदर है, ये सोनार मेथड की बात हो रही है, तो सोनार मेथड की बात हो रही है, तो पानी के अंदर स्पीड मैंने बता दी 1440 मीटर पर सेकेंड। तो इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है। तो दिस इज 2s इज इक्वल टू 1440 मल्टीप्लाई t। तो आई कैन कैलकुलेट s 1440 मल्टीप्लाई t अपॉन 2। तो दिस इज द मेथड सोनार मेथड, जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि वो जो आइसबर्ग है वो कितना दूर है, या कोई चट्टान या कोई जहाज पुराना गिर गया समुद्र में, वो उसको ढूंढना है तो वो कितनी दूर है। तो इस मेथड से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि पेपर में लगभग पूछा ही जाता है, और वो हम क्या करेंगे, हम उससे एक नियर बाय स्टार का डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उस मेथड का नाम है पैरालैक्स मेथड। तो मैं आप नेक्स्ट मेथड में डिस्कस करता हूं यहां पे, द मेथड हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय स्टार बाय पैरालैक्स मेथड। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। तो मैं शुरू करता हूं। दिस इज द पैरालैक्स मेथड। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि पैरालैक्स होता क्या है। व्हाट इज पैरालैक्स? तो पैरालैक्स को समझने के लिए आप पहले ये देखो कि सपोज करो कि हमारे पीछे कोई एक फिक्स्ड बैकग्राउंड है। आपने क्या करना है कि अपनी आंखों के सामने एक पेंसिल या पेन रख लेना है। ऐसे सपोज करो कि मेरे सामने दीवार है, मैं अपने सामने आंखों के सामने ये पेन रख रहा हूं। पहले मैं अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करता हूं और इसको मैं राइट आई से देखता हूं। मैंने इसकी पोजीशन नोट कर ली कि ये दीवार के ऊपर इसकी पोजीशन कहां पे बन रही है। इसके बाद मैं अपनी राइट आई क्लोज करूंगा और लेफ्ट से देखूंगा, और फिर मैं ये देखूंगा कि इसकी पोजीशन कहां पे बन रही है। तो नेचुरली दोनों पोजीशंस में अंतर होगा। अगर पहले मैंने लेफ्ट आई को क्लोज किया था तो इसकी पोजीशन कहीं और थी, फिर मैंने राइट आई को क्लोज किया तो इसकी पोजीशन कुछ और है। तो ये जो डिफरेंस इन पोजीशन, एपरेंट डिफरेंस इन पोजीशन आ जाता है, इसको ही हम पैरालैक्स कहते हैं। और जो डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस होता है उसको हम बेसिस कहते हैं। तो आपको आई थिंक मेथड समझ में आ गया। तो फिक्स्ड बैकग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं तो जो उनकी पोजीशंस में डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है, उसको हम पैरालैक्स कहते हैं। तो व्हाट इज पैरालैक्स? द apparent difference between the positions of an object with respect to the fixed background when viewed from two different positions। अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट पोजीशन से देखें विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड बैकग्राउंड, तो जो उसकी पोजीशंस में डिफरेंस आ जाएगा उसको हम पैरालैक्स कहेंगे। यही मेथड को हम यूज करके ये फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारी धरती के, हमारी अर्थ के नियर बाय स्टार है वो हमसे कितनी दूर है। तो आओ शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैं ये दिस इज द सन, सपोज करो ये मैं सन बना रहा हूं। दिस इज द सन। जो हमारी अर्थ है ये ऐसे इसका चक्कर लगाती है लाइक दिस। दिस इज द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो मैं यहां पे ये अर्थ यहां पे पोजीशन है और सेकंड आफ्टर 6 मंथ यहां पे पोजीशन है। तो मैं इसको E1 लिख देता हूं, यहां पे मैं इसको E2 लिख देता हूं। है ये दोनों अर्थ ही है, लेकिन सपोज करो कि 22 जून को ये पोजीशन होगी और 22 दिसंबर को ये पोजीशन होगी। तो आफ्टर 6 मंथ इसकी पोजीशन डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे होती है, जो उसका पूरा रोटेशन होता है। तो 6 महीने पहले अगर अर्थ यहां पे थी तो उसने सूर्य का चक्कर लगाना, तो चक्कर लगाते लगाते आफ्टर 6 मंथ उसकी पोजीशन यहां पे हो जाएगी। अर्थ है तो बीच में सन है, दिस इज सन। तो आपको ये भी पता है कि द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अगर ये डिस्टेंस भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये डिस्टेंस भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो टोटल E1 से लेके
अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस नोट कर लूँ E1 से लेके E2 तक, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2AU, 2 इंटू 1.5 10⁻11 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे हो गया 2AU, 2 इंटू 1.5 10⁻11 मीटर्स। अब यहाँ पे हमारे पास कोई नियर बाय स्टार है, दिस इज द नियर बाय स्टार। तो हमने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो स्टार से लाइट, सबको पता है कि जो स्टार उसकी उनकी अपनी लाइट होती है, वो लाइट एमिट करते हैं, तो वो लाइट अर्थ पे भी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक, तो लाइट अर्थ पे भी पड़ेगी, इस पोजीशन पे भी पड़ेगी, और जैसे मैंने बोला है कि 22 जून को ये पोजीशन होगी और 22 दिसंबर को ये पोजीशन होगी। पोजीशन जो भी हो, लाइट तो स्टार से आएगी। दिस इज नियर बाय स्टार एस। रेफरेंस हम लेंगे, रेफरेंस का मतलब जो हमारे लिए एक फिक्स्ड बैकग्राउंड होगी, वो क्या होगी, वो हमारे लिए एक दूर का स्टार होगा, फार स्टार, जो बहुत दूर स्टार है, उसको हम फिक्स बैकग्राउंड मान के चलेंगे। मैं इसको एफ लिख रहा हूं, एफ एस, फार स्टार, ये बहुत दूर का स्टार है, और लाइट तो यहां से भी आ रही हो। अगेन ये वही सेम स्टार है, दिस इज सेम स्टार। तो मैं इसको अगेन फार स्टार, फार का मतलब दूर वाला स्टार, तो मैं इसको दूर, बहुत दूर का स्टार है। तो जो दूर की चीजें होती हैं, अगर हमारी पोजीशन चेंज भी हो जाए, जो दूर की चीजें होती हैं वो अपना हमारे लिए अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। या सपोज ये मान के चलो कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होती हैं, हमारी पोजीशन चेंज होने से उनकी पोजीशन हमें अपीयर होती है कि चेंज हो गई, लेकिन जो दूर की ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी पोजीशन हमारे लिए चेंज नहीं होती। आपने सपोज कभी ट्रेवल किया होगा रात को बस में या ट्रेन में, तो दूर कहीं आपको मून दिखाई दे रहा है, तो पास वाले ट्रीज, पास वाली शॉप्स, ट्रेन चल रही है, तो जो पास वाली शॉप्स होंगी या हाउसेस होंगे या ब्रिजेस होंगे, वो तो फटाफट आपको लग रहा होगा कि पीछे जाई जा रहे हैं, पीछे जाई जा रहे हैं, फटाफट उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन मून काफी देर तक आपके साथ ही चलेगा, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। अब दूर देखोगे कि मून तो वही है, मून पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, वो पीछे जा रही है, आपकी ट्रेन आगे जा रही है। तो यही सिस्टम यहाँ पे है कि जो फार स्टार है, हमारी अर्थ बेशक मूव करके यहां पे चलेगी, लेकिन फार स्टार की पोजीशन चेंज नहीं हुई, फार स्टार की पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो हम फार स्टार को, जो दूर का स्टार है, उसको ही हम फिक्स्ड बैकग्राउंड मान के चलेंगे। तो ये फार स्टार से भी लाइट आ रही है, जो नियर स्टार है उससे भी लाइट आ रही है। हमने इसका डिस्टेंस मेजर करना है कि अर्थ से नियर स्टार का कितना डिस्टेंस है। तो सपोज करो कि ये एंगल हमने मेजर कर लिया, दिस इज θ1, और इस एंगल को भी हमने मेजर कर लिया θ2। तो ये अल्टरनेट एंगल्स, अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा, अगर ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा, क्योंकि जितना एंगल यहाँ पे बनेगा, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन कट कर रही है, तो जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही एंगल यहाँ पे होगा। सिमिलरली दो पैरेलल लाइंस हैं, जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना एंगल यहाँ पे बनेगा। तो टोटल एंगल, अगर मैं एंगल मान के चलूं कि ये एंगल का नाम लिखूं E2S E1, E2S E1, तो ये टोटल एंगल कितना होगा यहाँ पे, ये टोटल एंगल कितना होगा θ1 प्लस θ2, तो दिस इज θ1 प्लस θ2, ये एंगल हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल आर्क है E1 से लेके E2 तक। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज आर्क E1 से लेके E2 तक। एंगल हमारे पास आ गया। रिलेशन आपको मैंने पहले बताया था कि जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या रिलेशन है, रिलेशन इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस क्या है, एस से लेके E2 तक जो ये वाला डिस्टेंस है, दिस इज द रेडियस। हमने यही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि नियर स्टार का अर्थ से कितना डिस्टेंस है। तो एंगल हमारे पास कितना हो गया, दिस इज एंगल θ1 प्लस θ2। आर्क हमारे पास कितनी होगी, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और रेडियस हमारे पास कितना हो गया, एस से लेके E2 तक, जो कि हमने कैलकुलेट करना है एस से लेके E2 तक। तो मान लो मैं S से लेके E2 तक जो डिस्टेंस है, इसको मैं डिस्टेंस को मैं D मान लेता हूं, लेट इट बी, इट इज D डिस्टेंस। तो दिस θ1, ये θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू इंटू 1.5 10⁻11
अपॉन SE2, ये डिस्टेंस को मैंने d माना है। तो ये d फॉर डिस्टेंस ऑफ नियर स्टार फ्रॉम द अर्थ, तो दिस इज 3.0 10 raised to power 3.0 1.5 into 3.0 10 raised to power 11 meters अपॉन θ1 प्लस θ2। ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है इस प्रकार से। तो अगर हम θ1 और θ2 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें या हम इनको मेजर कर लें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ2, और यहाँ पे पुट करने के बाद वी कैन फाइंड व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ए नियर स्टार फ्रॉम आवर अर्थ। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड, एंड विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड फाइंड हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए नियर स्टार फ्रॉम द अर्थ। तो इसके साथ एक क्वेश्चन और भी है, छोटा सा क्वेश्चन है, पार्सेक मेथड। तो ये पैरेलैक्स था, वो पार्सेक मेथड है। तो पार्सेक मेथड से हम क्या फाइंड करेंगे, मैं आपको यहाँ पे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पार्सेक मेथड, पार्सेक मेथड से हम कोई हेवनली बॉडी है, जैसे फॉर एग्जांपल मून, तो मून का कितना डायमीटर है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मेथड का नाम है पार्सेक मेथड, पार्सेक मेथड। आप इसमें सपोज करो कि ये मून है, दिस इज मून, ये मैं मून थोड़ा सा बड़ा बना दिया, दिस इज मून एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ मून। डायमीटर ऑफ मून, तो मैं इसको सपोज A एंड B लिख देता हूं, दिस इज डायमीटर ऑफ मून, दिस इज द सेंटर ऑफ मून, सेंटर ऑफ मून एंड AB इज द डायमीटर ऑफ मून। हमने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये सपोज करो कि ये जो डायमीटर ऑफ मून है, हम अर्थ पे, दिस इज अर्थ, हमारी अर्थ बड़ी है तो मैं थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूं, दिस इज अर्थ। तो हम ये एंगल नोट कर लेते हैं, बड़े बड़े हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसेस हैं। यहां से कितना एंगल अर्थ पे बन रहा है, यानी कि ए से इस पोजीशन तक, बी से इस पोजीशन तक जितना एंगल बनेगा वो एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसेस। कितना एंगल यहाँ पे बनेगा अर्थ के किसी पॉइंट पे, जो पूरा मून है उसका वन एंड एंड दिस इज सेकंड एंड, वन एंड और सेकंड एंड के बीच में कितना एंगल बनेगा वी कैन फाइंड। और हम यहाँ पे मान के ये चल रहे हैं कि हमें ये डिस्टेंस पता है कि व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, एस। एस जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन डिस्टेंस, ये हमें पता है। ये हमें पता है कि जो मून है वो हमसे कितना दूर है, तो एस इज द नोन डिस्टेंस। ए बी जो कि हमने अननोन है, अननोन डिस्टेंस, अननोन डिस्टेंस, तो ये हमने पता करना है कि डायमीटर, दिस इज अबाउट डायमीटर ऑफ द मून। और एंगल थीटा, दिस इज मेजरेबल, ये मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको हम मेजरेबल एंगल, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो देखो तीन बातें मैंने यहां पे लिखी हैं। एस ये हमारे पास नॉन डिस्टेंस है, जिस चीज का भी हमने साइज फाइंड आउट करना है, डायमीटर फाइंड करना है, उसका हमें इस मेथड में डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये वाला डायमीटर ए से लेके बी तक ये हमने फाइंड करना है, इसलिए इसको मैंने लिख दिया अननोन डिस्टेंस। जितना भी एंगल बनेगा वो एक मेजरेबल है, वी कैन मेजर। ये अर्थ का सेंटर होगा, मैं इसको अर्थ लिख देता हूं। तो फिर हुआ क्या, हमारे पास ट्रेडिशन क्या आ गया कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हमारे पास थीटा है, आर्क हमारे पास, दिस इज द आर्क ए बी हमारे पास आर्क है, दिस इज आर्क ए बी हमारे पास आर्क है, और रेडियस ए से लेके इस पॉइंट तक, दिस इज एंड पॉइंट, तो दिस इज डिस्टेंस एस। तो हमारे पास ये ए बी किसके बराबर आ गया, थीटा मल्टीप्लाई एस। अगर हमें एंगल की वैल्यू पता है और हमें डिस्टेंस की वैल्यू पता है, देन वी कैन फाइंड व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेवनली बॉडी, या फिर मून है तो मून का साइज कितना होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द पार्सेक मेथड। नेक्स्ट आपके लिए मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा, तब तक आप इसको नोट करो, इसको समझो। कोई डाउट हो तो YouTube के चैनल में नीचे कमेंट होते हैं, वहां पे लिख देना, उसके सबको आपको आंसर मैं दे दूंगा। थैंक यू।